परसराम महावर का परिवार हर तरह से खुशहाल था, जो भोपाल की सिंधी बाहुल्य बैरागढ़ स्थित राजेंद्र नगर के एक छोटे से मकान में रहता था। परसराम कपड़े की दुकान में काम करता था। बैरागढ़ का कपड़ा बाजार देश भर में मशहूर है। यहाँ देश के व्यापारी थोक और फुटकर खरीदारी करने आते हैं। परसराम महावर सुबह 8 से 9 बजे दुकान पर चला जाता था और देर रात लौटना उसकी दिनचर्या थी। घर में उसकी 30 वर्षीय पत्नी सविता और 2 बच्चे, 10 साल की कनक और 8 साल का बेटा कार्तिक था, जिसे भरत महावर भी कहते थे। सुबह के वक्त दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर सविता घर के काम काज में जुट जाती थी और दोपहर 12 बजे तक फारिग होकर या तो पड़ोस में चली जाती थी या फिर अपने मोबाइल फोन पर गेम खेलकर वक्त गुजार लेती थी। दोपहर 2:30 बजे बच्चे स्कूल से वापस आ जाते थे तो वह फिर उनके कामों में व्यस्त हो जाती थी। इसके बाद बच्चों के खेलने और ट्यूशन पढ़ने का वक्त हो जाता था। एक लिहाज से परसराम महावर और सविता महावर का घर और जिंदगी दोनों खुशहाल थे। उसकी पगार से घर ठीक ठाक चल जाता था। शादी के 12 साल हो जाने के बाद पति पत्नी का मकसद बच्चों को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाने भर का रह गया था। इन लोगों ने अपने बच्चों को नजदीकी क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में दाखिल करा दिया था। हर माँ बाप की तरह इनकी इच्छा भी बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की थी, जिस वे फर्राटे से अंग्रेजी बोलने लगे। कनक और कार्तिक जब स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ टाई बेल्ट और जूते पहनकर जाते थे तो परसराम के काम करने का उत्साह और बढ़ जाता था। कपड़े की दुकान का काम कितना कठिन होता है, यह परसराम जैसे लोग ही बेहतर जानते हैं, जो दिन भर ग्राहकों के सामने कपड़ों के थान और पीस खोलकर रखते हैं, फिर वापस तह बनाकर उन्हें उनकी जगह पर जमाते हैं। सीजन के दिनों में तो कर्मचारी कमर सीधी करने और बाथरूम जाने तक को तरस जाते हैं। सालों से कपड़े की दुकान में काम कर रहे परसराम को अपनी नौकरी से कोई शिकायत नहीं थी। रात को घर लौटकर उसकी थकान बच्चों की बातों और खूबसूरत पत्नी के होंठों की मुस्कुराहट देखकर गायब हो जाती थी। सविता कुशल गृहिणी थी, जो किफायत से खर्च करके घर चला लेती थी। वह दूसरी औरतों की तरह फिजूल खर्ची नहीं करती थी। 12 साल के वैवाहिक जीवन में उसने पति को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। इस बात पर परसराम महावर को गर्व भी होता था और पत्नी पर प्यार भी उमड़ आता था। कुल जमा परसराम अपनी जिंदगी से खुश था, लेकिन बीती 8 जनवरी को उसकी इन खुशियों को ऐसा ग्रहण लगा जिससे शायद ही वह जिंदगी में कभी उभर पाए। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे उसके पास सविता का फोन आया कि कनक तो आ गई है, लेकिन कार्तिक स्कूल से वापस नहीं लौटा है। फोन सुनते ही वह घबराकर घर की तरफ भागा। कनक और कार्तिक दोनों एक ही ऑटो से स्कूल आते जाते थे। दोनों के आने जाने का वक्त तय था, सुबह 8 बजे जाना और दोपहर 2:30 बजे लौट आना। लेकिन उस दिन कविता जब रोजाना की तरह घर के दरवाजे पर आई तो सविता ने कनक के साथ कार्तिक को नहीं देखा। भाई कहाँ है? पूछने पर कनक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि वह तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस सवाल का कनक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई तो सविता घबरा उठी। इस पर उसने ऑटो वाले से पूछा तो उसने भी हैरानी से बताया कि आज तो कार्तिक स्कूल में दिखा ही नहीं और जल्दबाजी में उसने भी ध्यान नहीं दिया। इन जवाबों पर सविता को गुस्सा तो बहुत आया कि कार्तिक को छोड़ने की लापरवाही क्यों की, पर इस गुस्से को रोककर उसने पहले पति को फोन किया। फिर यह सोचकर बेचैन निगाहों से सड़क को निहारने लगी कि शायद कार्तिक आता दिख जाए। हो ना हो वह बच्चों के साथ खेलने के कारण ऑटो में बैठना भूल गया हो या फिर स्कूल में ही किसी काम से रुक गया हो। कई तरह की शंकाओं आशंकाओं से घिरी सविता परसराम के आने तक बेटे की सलामती की दुआ मांगती रही। कोई खास वजह थी जिससे परसराम और कविता दोनों जरूरत से ज्यादा आशंकित हो उठे थे। परसराम ने घर आते आते फोन पर अपने भाई दिलीप महावर को यह बात बताई तो वह भी चंद मिनटों में राजेंद्र नगर आ पहुंचा। दोनों भाई भागे भागे क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल पहुंचे और कार्तिक के बारे में पूछताछ की। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और स्कूल स्टाफ ने बताया कि कार्तिक तो वक्त रहते चला गया था। इस जवाब पर परसराम का झल्लाना स्वाभाविक था, लेकिन स्कूल वालों से बहस करने के बजाय उसने कार्तिक को ढूंढना ज्यादा बेहतर समझा और दोनों भाई उसे इधर उधर ढूंढने लगे। उन्होंने स्कूल से घर तक का रास्ता भी छाना। कई लोगों से कार्तिक के बारे में पूछताछ भी की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
1 घंटे की खोजबीन के बाद परसराम ने बैरागढ़ थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी, जो एक जरूरी औपचारिकता वाली बात थी। कार्तिक को जान से भी ज्यादा चाहने वाले परसराम महावर को चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वह फिर बेटे को तलाशने में लग गया। उसने बैरागढ़ की कोई गली नहीं छोड़ी। बैरागढ़ थाने के टीआई सुधीर अर्जरिया गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई कर पाते, उसके पहले ही उनके पास एक फोन आया। थाने से करीब 17 किलोमीटर दूर मुबारकपुर इलाके के टोल नाके के कर्मचारियों ने उन्हें फोन करके बताया कि वहां संदिग्ध हालत में एक बोरी पड़ी है। बोरी के बारे में जो बताया गया था, उससे लग रहा था कि उसमें किसी बच्चे की लाश है। मुबारकपुर परवलिया थाना इलाके में आता है। चूंकि परसराम महावर ने कार्तिक के स्कूल से लापता होने की रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं कार्तिक के साथ कोई हादसा न हो गया हो। पुलिस ने परसराम को फोन करके तुरंत थाने बुलाया और जीप में बैठाकर मुबारकपुर की तरफ रवाना हो गए। 13 किलोमीटर का यह सफर परसराम के लिए 13 साल जैसा गुजरा। मन में आशंकाएं आ जा रही थीं कि कार्तिक के साथ कहीं कोई अनहोनी न हुई हो। मुबारकपुर पहुंचकर जब उनके सामने बोरी खोली गई तो परसराम की सांसें रुक सी गईं। बोरे में उनके मासूम बेटे कार्तिक की ही लाश थी। लाश स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी और गले में आई कार्ड भी लटक रहा था। आई कार्ड में दर्ज पता देखकर ही परवलिया पुलिस ने बैरागढ़ थाने को इत्तला दी थी। कार्तिक का कत्ल हुआ है, ये जानकर पूरे बैरागढ़ में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे लोग बैरागढ़ थाने पहुंचने लगे। हर किसी की जुबान पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की बात थी। थाने में सविता महावर और परसराम महावर का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में उनसे ज्यादा सवाल पूछा जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन बढ़ती भीड़ और उसके गुस्से को देखकर जरूरी हो चला था कि मासूम के कत्ल की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझे। जब पति पत्नी थोड़े सामान्य हुए तो पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। इस पर सविता एकदम फट पड़ी और सीधे अपने पड़ोस में रहने वाले विशाल रूपानी उर्फ बिट्टू पर शक जता दिया। कविता के बताए अनुसार विशाल उसके दोनों बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। धीरे धीरे कविता पर उसकी नीयत खराब हो गई और वह उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। यह बात जब परसराम महावर को पता चली तो उसने विशाल का घर आना बंद कर दिया। हादसे के 2 दिन पहले ही परसराम और उसका भाई दिलीप विशाल को लेकर थाने आए थे, जहां सुलह हो जाने पर मामला रफा दफा हो गया था। पुलिस के सामने अब सारी कहानी आईने की तरह साफ थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि सविता से विस्तार से पूछताछ की जाती। दूसरे दिन सुबह को गुस्साए लोगों ने स्कूल का घेराव किया, लेकिन भीड़ को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। पुलिस वालों ने बेहतर यही समझा कि पहले कार्तिक का अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद छानबीन की जाए। एक तरह से यह साबित हो गया था कि हत्यारा विशाल ही है। पुलिस ने उसे हादसे की रात ही गिरफ्तार कर लिया था। इधर सुबह व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ तो हकीकत से अनजान भीड़ का गुस्सा स्कूल पर उतरने लगा। 9 जनवरी 2018 की सुबह भीड़ ने क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल को घेरकर प्रदर्शन किया। स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे लोग इस बात का जवाब चाहते थे कि कार्तिक के मामले में लापरवाही क्यों बरती गई। इसी दौरान परसराम महावर की कहासुनी प्रिंसिपल डॉक्टर मैनेज मैथ्यूज से भी हुई। परसराम का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ही कार्तिक का अपहरण हुआ। आरोप गलत नहीं था, लेकिन तब तक सच का कुछ हिस्सा भी वायरल होने लगा था। कार्तिक महावर के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पूरी छानबीन के बाद जो बताया वह इस लिहाज से चौंका देने वाला था कि सविता महावर और ट्यूशन टीचर विशाल के नाजायज संबंध थे। दरअसल विशाल बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद सविता से किसी और विषय की ट्यूशन लेने लगा था। यह विषय था एक नवयुवक और गृहिणी के बीच का दैहिक आकर्षण, जो अक्सर ऐसे हादसों की वजह बनता है। विशाल और परसराम के परिवारों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। साल 1997 के आसपास विशाल की मां अपने पति को छोड़कर पिता के पास आकर रहने लगी थी। तब विशाल पेट में था। परसराम महावर का घर पड़ोस में था और दोनों परिवारों के बीच संबंध घर जैसे थे। विशाल की मां का अपने पति से इतना गहरा विवाद था कि वह दोबारा कभी पति के पास नहीं गई। वह पिता के पास ही रही और गुजारे के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। तब परसराम महावर
खुद एक स्कूली छात्र हुआ करता था। विशाल बड़ा हुआ और स्कूल होते हुए बैरागढ़ के ही साधु वासवाणी कॉलेज में पढ़ने लगा। नौकरी के नाम पर वह बैरागढ़ के ही कृष्णा कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में नौकरी करने लगा था। इधर कनक और कार्तिक को पढ़ाने के लिए परसराम ने उसे बतौर ट्यूटर रख लिया, क्योंकि एक तरह से वह घर के सदस्य जैसा था। पहले तो परसराम के घर उसका कभी कभार ही आना जाना होता था, लेकिन जब वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आने लगा तो रोज रोज उसका सामना सविता से होने लगा। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी कविता का यौवन ढला नहीं था। विशाल रोजाना अपनी पड़ोसन भाभी को देखता तो उसके मन में कुछ कुछ होने लगा। यह प्यार था या शारीरिक आकर्षण, यह तय कर पाना मुश्किल है। 19 साल की उम्र आजकल के लिहाज से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होती। विशाल की चाहत सविता के प्रति बढ़ने लगी। जब भी वह कनक और कार्तिक को पढ़ाने के दौरान सविता को देखता था तो उसके नाजुक अंग देखकर रोमांचित और उत्तेजित हो जाता था। इसके पहले विशाल कभी किसी महिला के इतने नजदीक नहीं आया था जितना पिछले कुछ दिनों के दौरान सविता के करीब आ गया था। आखिर एक दिन उसने सविता के सामने अपना प्यार जता ही दिया। उम्मीद के मुताबिक सविता गुस्सा नहीं हुई तो नए जमाने और माहौल में बड़े हुए विशाल को समझ आ गया कि दांव खाली नहीं गया है। सविता सब कुछ समझते हुए भी मुंह बोले देवर के साथ नाजायज संबंधों की ढलान पर फिसली, तो इसकी वजह एक नया एहसास था जो उसके तन और मन दोनों को झिंझोड़ रहा था। परसराम महावर रोज सैकड़ों ग्राहकों को डील करता था, लिहाजा पत्नी के नए हाव भाव उससे छिपे नहीं रहे। पहले तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसकी गलतफहमी और फिजूल का शक है, पर कुछ था जो उसके शक को बार बार कुरेद रहा था। इधर विशाल की हालत खस्ता थी, जिसे वाकई सविता से प्यार हो गया था। वह चाहता था कि सविता पति को छोड़कर उससे शादी कर ले। इस बचकानी पेशकश से सविता वाकिफ हुई तो सकते में रह गई। विशाल संबंधों को इतनी गंभीरता से लेगा, इसका अंदाजा या एहसास उसे नहीं था। उसने अपने इस नासमझ आशिक को समझाने की कोशिश की, पर यह खुलकर नहीं कह पाई कि तुम्हारे मेरे संबंध सिर्फ मौज मस्ती के हैं। 1-2 बच्चों की मां और किसी की जिम्मेदार पत्नी सुख और संतुष्टि के लिए शारीरिक संबंध तो बना सकती है, पर उम्र में 11 साल छोटे प्रेमी से शादी नहीं कर सकती। विशाल सविता पर पति की तरह हक जमाने लगा था। उसे दुनियादारी से ताल्लुक रखने वाली बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने सविता को एक तरह से चेतावनी दे दी थी कि या तो वह उससे शादी कर ले, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जबकि सविता अपने आप को चक्रव्यूह से घिरा पा रही थी, जिससे बाहर निकलने का एक लौता रास्ता उसे अपने उस पति में दिखा जिसके साथ वह बेवफाई कर चुकी थी। परसराम महावर को शक हुआ या खुद सविता ने उससे अपनी तरफ से विशाल के बारे में कुछ शिकायत की, यह तो अब राज ही रहेगा। लेकिन परसराम महावर ने सख्ती से विशाल के अपने घर आने पर पाबंदी लगा दी। इससे विशाल तिलमिला उठा। परसराम उसे अब रिश्ते का पड़ोस वाला बड़ा भाई नहीं बल्कि दुश्मन नजर आने लगा था। सविता ने अपनी चाल तो चल दी, लेकिन विशाल की मजबूत गिरफ्त वह भूल नहीं पा रही थी। लिहाजा अब वह दूसरी गलती चोरी छिपे विशाल से मिलने और फोन पर लंबी लंबी बातें करने तथा उससे फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। एक पुरानी कहावत है कि चोरी के आम छांटकर नहीं खाए जाते। सविता की मंशा यह रहती थी कि विशाल उसे रौंदने के बाद चला जाए, और विशाल था कि उसके साथ रोमांटिक बातें करता रहता था। मजबूरी में सविता को उसकी रूमानी बातों की हां में हां मिलानी पड़ती थी। इससे विशाल को लगा कि सविता उसे वाकई चाहती है, लिहाजा उसने फिर अपनी शादी की पुरानी पेशकश दोहरा दी। दोनों कुछ तय कर पाते, इसके पहले ही परसराम महावर ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। 6 जनवरी 2018 को भी विशाल और सविता घर के पीछे के खेत में मिल रहे थे। तभी परसराम और उसका भाई दिलीप वहां आ गए और विशाल की पिटाई कर दी। दोनों उसे थाने भी ले गए, जहां विशाल की बेइज्जती हुई। उस वक्त सविता का रोल और बयान अहम थे। जिसने विशाल पर परेशान करने का आरोप लगा डाला तो प्यार की परिभाषा और भाषा न समझने वाला यह नौजवान आशिक तिल मिला उठा। उसे अब समझ आया कि सविता दरअसल उसे मोहरा बनाए हुए थी। वह उसका प्रेमी नहीं बल्कि हवस पूरी करने वाली एक मशीन भर था। अब उसे याद आ रहा था कि जब जब भी उसने शादी की बात कही थी, तब तब सविता पति बच्चों और गृहस्थी की दुहाई देकर मुकर जाती थी। लेकिन आज तो उसने अपनी असलियत ही दिखा दी थी।
थाने में खुद को बेइंतहा बेइज्जत महसूस करके ही विशाल ने ठान लिया था कि सविता को सबक सिखाकर रहेगा। इधर विशाल की मां ने परसराम महावर को सालों के पारिवारिक संबंधों का वास्ता दिया, तो उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई और माफ कर दिया। पर विशाल ने सविता को माफ नहीं किया था। वह बुरी तरह खींचा हुआ था और बदले की आग में जल रहा था। 8 जनवरी 2018 को दोपहर में वह कार्तिक के स्कूल गया और उसे साथ ले आया। कार्तिक के मना करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उस मासूम को तो मालूम ही नहीं था कि क्या क्या हो चुका है। कार्तिक को स्कूल से वह 200 मीटर की दूरी पर कृष्णा कॉम्प्लेक्स में ले आया। उस वक्त दुकान के मालिक सचिन श्रीवास्तव किसी जरूरी काम से गए हुए थे। विशाल के सिर पर इस तरह वहशीपन सवार था कि उसे बच्चे की मासूमियत पर कोई तरस नहीं आया। उसके दिलो दिमाग में तो सविता की बेवफाई और 2 दिन पहले थाने में किया गया उसका दोगलापन घूम रहे थे। इसी जुनून में उसने अपने जूते का फीता खोला और उससे ही कार्तिक का गला घोंट दिया। नन्ही सी जान फड़फड़ाकर शांत हो गई। अब समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। दुकान के मालिक सचिन श्रीवास्तव के आने के पहले जरूरी था कि यह काम कर दिया जाए। लिहाजा उसने कार्तिक की लाश को ऑफिस में पड़ी पार्सल की पुरानी बोरी में ठूंसा और उसे घसीटता हुआ ऑफिस से बाहर ले आया। लाश भरी बोरी को उसने सामान की तरह मोटरसाइकिल पर बांधा और मुबारकपुर टोल नाके से कुछ दूर फेंक आया। यह सारा नजारा कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। पकड़े जाने के बाद विशाल ने कुछ छिपाया नहीं। जब थाने में उसका सामना सविता से हुआ तो वह बड़े खूंखार और सर्द लहजे में बोला, तूने मुझे अपने इश्क में फंसाकर बर्बाद कर दिया। इस पर सविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर झुकाए रोती रही। शायद अपनी हरकत और जान से प्यारे बेटे की हत्या पर, जिसकी जिम्मेदार वह भी थी। शुरुआत में गुनाह से अनजान बनते रहे विशाल ने पुलिस को यह भी बताया कि सविता कई बार उसके साथ सीहोर घूमने गई थी और कई दफा खुद फोन कर उसे प्यार करने यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाती थी। विशाल अब जेल में है और उसे सख्त सजा मिलना तय है, पर जुर्म की इस वारदात में सविता की भूमिका भी अहम है। ऐसे नाजायज संबंधों पर बारीकी से सोचने की जरूरत है कि औरत को भी अभियुक्त क्यों न माना और बनाया जाए। यह ठीक है कि उसका प्रत्यक्ष संबंध अपराध से नहीं, पर कहीं ना कहीं अपराधी को उकसाने की वजह तो वह थी ही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।